वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाउ लेट स्टार्ट। आज हम ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच सीखने वाले हैं। तो अंग्रेजी भाषा में शब्दों की निम्नलिखित 8 श्रेणियों को पार्ट्स ऑफ स्पीच और हिंदी में से शब्द भेद कहते हैं। ये 8 कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो चलिए अब पार्ट ऑफ स्पीच को हम इसकी डेफिनेशन और उदाहरण के साथ देख लेते हैं। नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, उसकी डेफिनेशन: A noun is a word that names a person, place, thing, idea और quality। अर्थात नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, चीज़, विचार या गुणवत्ता को नाम देता है, उसे नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्सन, बॉय, टीचर, डॉक्टर, मदर। प्लेस, मियामी, सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। थिंग, हाउस, ट्री, बाइसिकल, आइसक्रीम। आइडिया, ट्रुथ, इल्यूशन, फैंटेसी। क्वालिटी में ब्यूटी, लॉयल्टी और ब्रेवरी। अब हम इसके काइंड्स देख लेते हैं। तो संज्ञाओं के बहुत से प्रकार होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कॉमन नाउन। व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए सामान्य नामों को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हमने हर चीज़ का एक नाम दे रखा है जिससे हम उस वस्तु को पहचानते हैं। जैसे टेबल, रॉक, लेक, कंट्री, हाउस, ट्री, बाइसिकल। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को दिए गए व्यक्तिगत नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, चाहे वह व्यक्तियों वाक्य में कहीं भी प्रकट हो। जैसे इंडिया, डेविड, सारा, फ्राइडे, जून, इंग्लिश। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में अमूर्त चीज़ें जैसे अवधारणाएं, विचार, भावनाएं, विशेषताएं आदि के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आप इस प्रकार की चीज़ों को देख या छू नहीं सकते, जैसे लव, हेट, इमोशन, डाउट, हाइट, ज्योग्राफी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नफ़रत को ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। संदेह को ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम देख या छू नहीं सकते हैं और वो विचार हैं, कोई भावनाएं हैं, विशेषताएं हैं, तो उन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत लाते हैं। अब कलेक्टिव नाउन, यह एक ऐसी संज्ञा है जो कई लोगों, जानवरों या चीज़ों के संग्रह या समूह को नाम देती है। जैसे टीम, क्लास, फैमिली, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ ट्रूप ऑफ लॉयंस। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पूरा क्लास, जो स्टूडेंट्स का समूह होता है, उसे पूरा क्लास कहते हैं। घर के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं उनका जो समूह होता है उसे हम फैमिली कहते हैं। तो इसी तरह जो समूह की बात करते हैं, चाहे वो जानवरों का समूह हो, चीज़ों का समूह हो या लोगों का समूह हो, किसी का भी समूह हो, उसे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत लाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। इसके अंतर्गत उन वस्तुओं के नाम आते हैं जिनमें से कोई अन्य वस्तु बनाई जाती है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक, मिल्क। मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे सिल्वर, गोल्ड से हम अपने ऑर्नामेंट बनाते हैं,
गहने बनाते हैं, कॉटन से कपड़े बनाते हैं, डायमंड से भी ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, प्लास्टिक से भी आप घर में चीज़ें देखते हैं अपने, और मिल्क से, दूध से दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, खोया बनाते हैं, उनसे और चीज़ें बनाते हैं। तो इन सबको द्रव्यवाचक संज्ञाओं को, जो भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, उन्हें मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब है काउंटेबल नाउन। गणितीय संज्ञाएं अलग अलग वस्तुओं, लोगों, विचारों आदि के नाम हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे गर्ल, बॉय, डॉक्टर, टाउन, एयरपोर्ट, आइडिया, प्रॉब्लम। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम बता सकते हैं कि इसमें इतनी गर्ल्स हैं, इतने बॉयज़ हैं, तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जिन भी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, आप भी अपने आसपास चीज़ें देखिए, आप जिसको भी काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखिए। अब है अनकाउंटेबल नाउन। इस संज्ञा के अंतर्गत सामग्री, तरल पदार्थ, अमूर्त गुण, संग्रह और अन्य चीज़ों के नाम आते हैं। उन्हें हम स्पष्ट सीमाओं के बिना द्रव्यमान के रूप में देखते हैं, न कि अलग अलग वस्तुओं के रूप में, जैसे फर्नीचर, ज्वेलरी, हेयर, शुगर, राइस, एडवाइस, न्यूज़। अब आगे देखते हैं अब हम प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज़ द वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन, अर्थात वह शब्द जिसे हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, वी, यू, सी, ही, दे, इट। दोबारा ऐसे बोलते हैं, ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से हमें और अच्छी तरीके से समझते हैं। रोहित इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। तो रोहित एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है। अगर हम इसमें प्रोनाउन यूज़ ना करते और सिर्फ नाउन यूज़ करके बनाते तो ये कैसे बनता? रोहित इज़ अ गुड बॉय, रोहित इज़ माई फ्रेंड। तो नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे अमीरा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ 10 years ओल्ड। अगर हम इसे नाउन से ही बोलते तो कैसे बोलते? अमीरा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अमीरा इज़ 10 years ओल्ड। अमीरा एक सुंदर लड़की है, वह 10 साल की है। तो इसमें अभी भी नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं आई, वी, यू, सी, हे, दे, इट। आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इन्हीं को हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं इसके काइंड्स, सर्वनाम के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही और सी में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में पर्सनल प्रोनाउन को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत अधिकार बताने वाले प्रोनाउंस कौन से होते हैं? माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हेयर्स, देयर्स। हिंदी में पजेसिव प्रोनाउन को अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करने वालों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। हिंदी में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह लड़का, दिस बॉय, वह लड़की, दैट बॉय, ये सेब, दीज मैंगोज, वे सेब, दोज मैंगोज। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत इच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरी, नन,
etc आते हैं, इसको हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंध बताते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे इच अदर, वन अदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ या सेल्फ से बनने वाले सर्वनाम को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। माई में सेल्फ जोड़ा तो माई सेल्फ, अवर में सेल्फ जोड़ा अवर सेल्फ, योर में सेल्फ जोड़ा योर सेल्फ, योर में सेल्फ जोड़ा योर सेल्फ, हिम में सेल्फ जोड़कर हिम सेल्फ, हर में सेल्फ जोड़कर हर सेल्फ, इट में सेल्फ जोड़कर इट सेल्फ, और दैम में सेल्फ जोड़कर दैम सेल्फ, और वन में सेल्फ जोड़कर वन सेल्फ। इसी तरह इसमें सेल्फ या सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। आगे हम देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में हम देखते हैं जब माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग कर्ता के ऊपर दबाव डालने के लिए करते हैं तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी सेम उदाहरण थे। अब हम इसे अलग कैसे समझेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसका प्रयोग खुद के लिए होता है, निजवाचक सर्वनाम से कहते हैं, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन को हम कहते हैं दबावसूचक सर्वनाम। इसमें कर्ता के ऊपर दबाव डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यही इसका डिफरेंस है। अब हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके अंतर्गत निम्न सर्वनाम आते हैं: एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, एनदर, मच, फ्यू, लिटिल। आप इनके नोट्स बनाते रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, धैर्य बनाए रखिए और धीरे धीरे सीखिए। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में वह सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ने के काम में आता है उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हु, whom, which, whose, that, etc। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखते हैं। वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे हु, whom, whose, which, etc। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें भी आपको सेम दिख रहे होंगे एग्जाम्पल, तो आप कैसे समझेंगे। जब इन शब्दों का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन जब इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तब इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव की डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जैसे अ गुड गर्ल, अ फास्ट ट्रेन, अ टॉल बॉय। गर्ल कैसी है, गुड मतलब अच्छी, तो ये एक एडजेक्टिव है। उसी तरह एक लड़का कैसा है, लंबा, लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, ये शब्द जो उसकी विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहाँ गुड, फास्ट और टॉल क्रमशः गर्ल, ट्रेन, बॉय की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव्स हैं।
अब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के निम्नलिखित 10 प्रकार होते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, आकार, प्रकार, गुण, दोष आदि के गुणों का वर्णन करते हैं, उन्हें हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्रेव बॉय, अ वाइट गॉड, हॉट मिल्क। लड़की कैसी है? सुंदर, उसका गुण बता रहा है। लड़का कैसा है? बहादुर, उसका गुण बता रहा है। अ वाइट गॉट, बकरी कैसी है? वाइट, उसका रंग बता रहा है। पानी कैसा है? गरम, उसका गुण बता रहा है। तो इसी तरीक़े से हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव को। ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अगर आप लोगों ने नाउन को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आप इसे भी अच्छी तरीके से समझ लेंगे। जैसे इंडियन पुलिस, अमेरिकन एम्बेसी, इटालियन कंपनी। आगे हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा या वजन का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मच, लिटिल, नो, नन, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, होल। इसे आप 1-2 बार दोहराइए, आपको याद हो जाएंगे। ये एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर नंबर में अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये जिस नाउन को क्वालिफाई करते हैं उसे हमेशा सिंगुलर में होना चाहिए, प्लूरल में नहीं। आगे हम देखते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर मतलब संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जैसे 1, 2, 3 etc. या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड etc. या मैनी, फ्यू, सेवरल। जैसे 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का या 4 लड़के। तो हमें ये संख्या बता रहे हैं। जैसे 1 लड़का था तो नंबर बताया 1, ये हो गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। 2 लड़के तो नंबर बताया 2, ये हो गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। यहाँ 3 लड़के तो नंबर बताया 3, इस तरह हो गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं कि ये एडजेक्टिव जो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे एडजेक्टिव का काइंड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, एनी, सच, अदर। यह लड़का, दिस बॉय, तो मैं उस लड़के की ओर संकेत कर रही हूँ, इसलिए मैंने दिस का प्रयोग किया। तो जिनसे भी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं का एक एक करके या एक एक समूह करके अलग अलग बोध कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इच, एवरी, आइदर और नाइदर। आगे है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट, विच, हुज। आगे देखते हैं हम इसके टाइप। पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो संबंध का बोध कराते हैं उन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इनका प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। जैसे मेरा पेन, माई पेन, अवर स्कूल, योर बुक। इसी तरह जो
संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, और ये हमेशा नाउन से पहले प्रयोग करते हैं, इसे आप ध्यान रखें। आगे है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका उपयोग नाउन से पहले उस पर विशेष जोर देने के लिए किया जाता है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे आउन, वेरी। आगे हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, जैसे व्हाट एन आइडिया या व्हाट एन ब्लेसिंग। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है, जो कुछ इस तरीके से होता है, आपको ये ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अब वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शंस और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। मतलब ऐसे शब्द हैं जो लोगों, जानवरों, स्थानों या चीज़ों की क्रियाओं या स्थितियों का वर्णन करते हैं, उन्हें वर्ब कहते हैं। आप ये जरूर याद रखिएगा, इसमें क्रियाओं का वर्णन किया जाता है, कौन क्या क्रिया कर रहा है वही वर्ब है। जैसे रन, वॉक, राइट, सिंग, बी, सीम, फील और साउंड। जैसे दौड़ना, चलना, लिखना, गाना, देखना, पढ़ना, सुनना, सब क्रियाएं हैं। अब हम क्रियाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है, यह क्रियाएं कार्य का वर्णन करती हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ घटित हो रही हैं। इस व्यक्ति या वस्तु को क्रिया के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पर पढ़ने का कार्य पुस्तक पर घटित होता है, इसीलिए रीडिंग एक ट्रांसिटिव वर्ब है और बुक उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स निम्नलिखित हैं, जैसे वॉच, ईट, सेंड। आगे हम देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब में ऐसी क्रियाएं जिनमें कार्य कर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है और जिसका प्रभाव कर्ता से आगे किसी और वस्तु या व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, जैसे स्लीप, स्नीज। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के संबंध में एक बात याद रखना आवश्यक है, अधिकांश वर्ब्स अपने आप में ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव नहीं होती हैं, बल्कि यह उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। अर्थात आप इंट्रांसिटिव वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब की तरह और ट्रांसिटिव वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब की तरह प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ट्रांसिटिव यूज, इंट्रांसिटिव। सी स्पीक द ट्रुथ सॉफ्टली, तो इंट्रांसिटिव है इसमें सी स्पीक्स। ट्रांसिटिव यूज है प्लीज रिंग द बेल, इंट्रांसिटिव है द बेल। ट्रांसिटिव यूज है आई रीड अ बुक स्लोली, इंट्रांसिटिव है आई रीड। आगे है ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की टेंस या मूड बनाने में सहायता करती हैं और ऐसा करने में उनका अपना मुख्य क्रिया का महत्व समाप्त हो जाता है, ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, इस भाग में हैव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और जो वॉच्ड है वो प्रिंसिपल वर्ब है। इसमें हैव ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में सहायता की है, ऐसा करने में हैव का अपना मुख्य क्रिया का रूप समाप्त हो जाता है। आगे हम देखते हैं अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब्स हैं, ये आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है, इन्हें आप ध्यान से देखिए। जैसे इज, वाज, वर, एम, आर, विल, वुड, शैल, शुड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, हैज़, हैव, हैड, नीड, डेयर, यूज्ड, बी, बीन और बीइंग।
इसे आप ध्यान से देखिए और उसे समझिए। अब हम एडवर्ब देखेंगे, उसकी परिभाषा। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। मतलब ऐसे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्लोली, क्विकली, वाइडली, ब्यूटीफुली, सून, अर्ली, वेरी। एडवर्ब के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे एडवर्ब जिसे समय का बोध होता है उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे नाउ, देन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एगो, सून, लेट, अर्ली, प्रेजेंटली, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड्स, नेवर, when, whenever, today, tomorrow, yesterday, ever और never। अब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस देखते हैं। ऐसे एडवर्ब जिसमें स्थान का बोध होता है उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे हेयर, देयर, वेयर, हैंस, थैंस, हितर, थितर, इन, आउट, विथिन, विथआउट, एबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर और एवरीवेयर। ये सब हमें प्लेस बताते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ। अब हम आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऐसे एडवर्ब जिनमें संख्या या कितनी बार का बोध होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे हाउ ऑफ्टन, वंस, ट्विस, थ्रिस, ऑफ्टन, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, अगेन, ऑलवेज, फर्स्टली या सेकेंडली। जैसे एक बार, दो बार, प्रायः, ज़्यादातर, हमेशा। ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ऐसे एडवर्ब जिससे क्वांटिटी का बोध होता है उन्हें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फुली, वेरी, इनफ, सो, ऑल टुगेदर, नो बेटर, प्रिटी वेल, एनी, क्विट, रेदर, पार्टी, होली। इससे आप एक दो बार रिपीट कीजिए। चलो हम आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में। जो एडवर्ब कैसे या किस प्रकार का बोध कराते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे क्लियरली, साउंडली, स्ट्रांगली, ब्रेवरी, हार्ड, दस, सो, कोवर्डली, स्लोली, क्विकली, एक्टिवली, फास्ट, नोबली, प्राउडली। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम एडवर्ब ऑफ रीजन देखते हैं। जो एडवर्ब कारण का बोध कराते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे ओइंग टू, ड्यू टू, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन। इस एडवर्ब में स्वीकृति या अस्वीकृति का बोध होता है। जैसे यस, नो, नॉट, सर्टनली या सर्टनली नॉट। आगे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। यह एडवर्ब प्रश्न पूछने के काम आता है। जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना। ये सब इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आते हैं प्रश्न पूछने के काम में। आगे हम देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब को। यह संबंध बताते हैं। इसमें रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह एंटीसीडेंट का आना आवश्यक नहीं है। यह एडवर्ब उस एंटीसीडेंट को रिफ़र करती है। यदि इसे एंटीसीडेंट पहले नहीं आया है तो वह रिलेटिव एडवर्ब ना होकर इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगी। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। तो चलिए हम आगे देखते हैं अब प्रीपोजिशन में, जिसे हिंदी में हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस।
मतलब ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के अन्य भागों से बताता है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, ड्यूरिंग, इन फेवर ऑफ। प्रीपोजिशन के प्रकार देखते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रीपोजिशन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, ऐसे शब्द वाले प्रीपोजिशन को कहते हैं जैसे इन, ऑफ, टू। मेरे साथ रिपीट कीजिए। इन, ऑफ, टू, एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रो, टिल, अप, विथ। ये सब सिंपल प्रीपोजिशन में आते हैं। अब हम कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात करते हैं, जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एबव, अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, अमोंग, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड। आगे हम देखते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन में क्या आता है। कुछ फ्रेजेस भी प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एग्रीवली टू, इन कोर्स ऑफ, अलॉन्ग विथ, इन फेवर ऑफ, वे फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ। ये सब फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। ये फ्रेजेस हैं। आगे है पार्टिसिपल प्रोपोजिशन। कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो होते हैं कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग। चलिए हम आगे दिखाते हैं। तो आगे देखिए आप कंजक्शन, जिसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, phrases, clauses and sentences to one another। मतलब ऐसे शब्द जो शब्दों, मुहावरों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें कंजक्शन कहते हैं। ये ज्वाइंट करने का काम करते हैं। जैसे एंड, वट, फॉर, नॉर, और, सो, येट, थ्रो, आल्दो, इवन, थ्रो, वाइल। रिपीट कीजिए मेरे साथ। एंड, वट, फॉर, नॉर, और, सो, येट, थ्रो, आल्दो, इवन, थ्रो, वाइल। इनका फंक्शन केवल जोड़ना है, दूसरा कोई फंक्शन नहीं है। बहुत सारे रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडजेक्टिव्स तथा प्रीपोजिशन भी जोड़ने का काम करते हैं, किंतु वह साथ ही एडवर्ब, एडजेक्टिव तथा प्रीपोजिशन का फंक्शन भी पूरा करते हैं, इसलिए उन्हें कंजक्शन नहीं कहते। कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो जोड़ने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं करते, सिर्फ वही कंजक्शन होते हैं। अब हम इंटरजेक्शन को देखते हैं, जिसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। मतलब वह शब्द जो आकस्मिक भाव को प्रकट करता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एलास, ऊह, ओह, हे, उप्स, वाओ। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप भी इनका प्रयोग रोज में करते होंगे। अब आपको पता चला कि ये हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो आज आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच सीखे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अपकमिंग वीडियोस।